हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपसे जो चर्चा की थी मेंडल के बारे में बताया था। जबकि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ये बात करेंगे कि मेंडल क्या वाकई तकदीर वाले थे जैसा कि लोग कहते हैं, या मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। आज दो मुख्य मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगर सफलता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे थे। मेंडल से पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गार्डनर हैं, नाइट हैं, पर फिर भी ये लोग आनुवांशिक नियम या जेनेटिक्स के रूल नहीं दे पाए। तो बात ये आती है कि मेंडल नहीं क्यों सफल हो पाए, बाकी लोग क्यों नहीं हो पाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, इसमें तीन बातें आती हैं। सबसे पहली बात होती है मैकेनिज्म, कि मेंडल ने मैकेनिज्म पर फोकस किया। मतलब कि मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट थे प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देते थे, कि प्रोडक्टिविटी यानी कि कैसे वो प्लांट की साइज को बढ़ाएं या सीडलेस फ्रूट्स बनाएं, इन सब चीज़ों का फोकस था। या मटर की बात करें तो आप जानते हैं मटर में झुर्रीदार बीज थे और स्मूथ बीज थे। तो किस ढंग से वो स्मूथ सीड लें, रिंकल सीड न लें। तो मेंडल के पहले के साइंटिस्ट का फोकस था प्रोडक्टिविटी, परंतु मेंडल का फोकस था मैकेनिज्म, मीन कि ये जो स्मूथ हैं या झुर्रीदार हैं एक बने कैसे। अगर इकोनॉमिक वैल्यू हम देखें तो इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से झुर्रीदार रिंकल्ड सीड बेकार है, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। यानी मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ये देखना चाह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, कैसे क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, लेकिन मेंडल इस बात पर फोकस नहीं किया। इट मीन मेंडल फोकस ऑन द मैकेनिज्म, नॉट ऑन प्रोडक्टिविटी या आउटपुट ऑफ द एनी क्रॉप। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण जो कहा जाता है कि मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब काम किया, अभी कई साइंटिस्ट ने, तो एक साथ कई लक्षणों की स्टडी की। एक स्टडी कंसिडर मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम। ड्यू टू दिस दे गेट कन्फ्यूज फ्रॉम द रिजल्ट्स। यानी उन्होंने जिस समय प्लांट की हाइट देखी, उसमें फूल का कलर भी देखने लगे, पॉट भी देखने लगे, एक साथ कई लक्षणों की स्टडी करते थे वो लोग। तो समस्या ये आती थी, एक साथ कई लक्षणों की स्टडी करते थे तो वो जो परिणाम आते थे उससे कंफ्यूज हो जाते थे। जबकि मेंडल ने क्या किया, मेंडल कंसिडर वन करेक्टर एट ए टाइम। आप जानते हैं कि मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे, 2 फूल के, 2 फली के, 2 सीड के या बीज के और 1 उसकी हाइट का। 7 लक्षण मेंडल ने चयन किए थे। लेकिन मेंडल ने एक बार में जब 1 लक्षण लिया, यानी जब उसने फूल का रंग देखा तो उसे बाकी 6 लक्षण से कोई मतलब नहीं था मेंडल को, उनके साथ उनके रिजल्ट के साथ क्या हो रहा है। तो एक एक करके क्रॉस देखा उसने, एक बार में एक करेक्टर कंसिडर किया। यानी मेंडल कंसिडर वन करेक्टर एट ए टाइम, जबकि मेंडल से पहले के लोगों ने एक से ज़्यादा करेक्टर को एक साथ स्टडी किया, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। तीसरा रीज़न जो आता है वो है मेंडल के बारे में कहा कि मेंडल मैथमेटिशियन थे, मेंडल मैथ के टीचर भी थे, मैथ आता था उनको। तो उन्होंने अपने आंकड़ों को, ही गिव स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट टू हिज डेटा, यानी अपने आंकड़ों को, बड़े बड़े आंकड़ों को छोटे छोटे रूप में दर्शाया, यानी अनुपातिक रूप में दर्शाया। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि 1700 फूल मिले हमें, 1700 प्लांट्स का क्रॉस किया, 1700 प्लांट में से 990 प्लांट ऐसे थे जिनके फूल लाल रंग के थे और 710 प्लांट ऐसे थे जिनके फूल सफ़ेद रंग के थे। यानी 990 लाल और 610 सफ़ेद। अगर इस ढंग से किसी को समझाया जाए तो उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहीं ये कह दिया जाए कि मेंडल को 3 लाल फूल वाले मिले और 1 सफ़ेद वाला, 3:1, तो ये आसानी से समझ में आता है। इसको अगर आप रेशियो 990 और 710 को करेंगे तो 3:1 के ऑलमोस्ट बराबर आएगा। यानी मेंडल ने अपने आंकड़ों को स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोगों को समझाने में या किसी कंक्लूजन में पहुंचने में बहुत आसान हो गया। तो मेंडल की सफलता के 3 मुख्य कारण हैं। मेंडल ने मैकेनिज्म पर ध्यान दिया, प्रोडक्टिव फोकस नहीं किया। मेंडल ने अपने आंकड़ों को स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट दिया और मेंडल ने एक बार में 1 लक्षण का अध्ययन किया। इन 3 कारणों से मेंडल सफल हुए, बाकी लोग सफल नहीं हुए। एक मुद्दा और आता है कि मेंडल को बहुत से लोग कहते हैं कि मेंडल वाज ए लकी पर्सन, तकदीर वाले थे इसलिए वो रिजल्ट दे पाए, अगर नहीं होते तो कोई नहीं दे पाते। इस पर भी जो कहा जाता है कि मेंडल ने, जैसा कि हम जानते हैं, 7 लक्षण लिए थे और मटर के पौधे में 7 पेयर या 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जो 14 क्रोमोसोम है, 7 पेयर क्रोमोसोम है, तो उन्होंने ये कहा कि मटर का हर लक्षण अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड था। मेंडल्स को जो
कहते थे कि मेंडल तकदीर वाले थे, यानी 7 लक्षण 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, जिसकी वजह से मेंडल क्या नहीं मेंडल को ऑब्जर्व हुआ, मेंडल को लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई, जबकि ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा है कि 7 लक्षण 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कोई भी व्यक्ति करे उनको सेम परिणाम, एक जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो मैं करूं या मेंडल करे या कोई करे। तो इसमें तकदीर कहाँ है? तकदीर तो जब होती है जब किसी एक व्यक्ति के साथ हो, बाकी के साथ ना हो। 1961 में 1961 में लैम्पर्ट नाम के वैज्ञानिक ने प्रूव किया कि मेंडल के जो 7 लक्षण थे वो 7 क्रोमोसोम पे होकर ना 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। इसका मतलब एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा करेक्टर या लक्षण थे। इससे साबित होता है कि एक से ज़्यादा लक्षण होते हुए भी मेंडल को लिंकेज नहीं मिली। यदि एक से ज़्यादा लक्षण थे तो एक क्रोमोसोम पर जितने लक्षण पाए जाएंगे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से मेंडल अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते। क्यों? कंफ्यूज जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि लिंकेज होने के बावजूद भी मेंडल को लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई उनके आंकड़ों में, इसलिए तकदीर वाले। तो इस नज़रिए से देखा जाए कि 7 लक्षण 4 क्रोमोसोम को होते हुए भी मेंडल को लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई, तो अगर इस नज़रिए को आप कंसिडर करें तो हाँ, मेंडल तकदीर वाले थे। लेकिन इसलिए तकदीर वाले नहीं थे कि 7 लक्षण जो है 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे, इसलिए आप लक्षण तकदीर वाला कह रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं लागू होती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में।